हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल पे जिसका नाम है बैक टू स्कूल। आज की जो एक क्लास है दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे ब्लूम टेक्सोनोमी। यानी कि आज की क्लास में एक ऐसा टॉपिक आपको कराऊंगा दोस्तों, व्हाट आर डोमेन्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के डोमेन्स क्या होते हैं और ब्लूम की जो ये टेक्सोनोमी है दोस्तों, मैं YouTube के ऊपर ये आज की इस वीडियो से पहले ऐलान करना चाहता हूं, खुले तौर पर खुला चैलेंज है ये एक शेर की तरह, कि जिस तरीके से मैं इस वीडियो में जिस भी स्टूडेंट को समझाऊंगा आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि कॉपी पेन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिंदगी भर अगर आप इस टॉपिक को भूल जाओ कि ब्लूम टेक्सोनोमी क्या होती है, उसके अलावा जो कॉग्निटिव डोमेन होता है उसमें किस तरीके से एक बच्चा 6 स्टेप के अंदर लर्न करता है, तो दोस्तों मैं YouTube के ऊपर पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो ये जो आप लोगों के लिए आज की जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपसे 30-40 मिनट मांगूंगा दोस्तों। कोई बुकिश टर्म यूज नहीं होगी। एक एक चीज जो मैं आपको कराऊंगा, अगर वो आपके दिमाग में नहीं बैठी दोस्तों, इसी टाइम पर अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि खुला चैलेंज है दोस्तों। इससे क्लियर कट तरीके से समझाने वाली वीडियो YouTube के प्लेटफॉर्म पे अब तक नहीं डली है। तो एक बार आ जाइए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये डायलॉग बाजी है और फिर वही बुकिश चीजें चल जाएंगी आगे, तो आप लोग देखेंगे कि आप वहम में हैं, क्योंकि कुत्ता पालना चाहिए, बिल्ली पालनी चाहिए, लेकिन गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। तो एक बार आप जल्दी से आ जाएं और मुझे बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। और लाइक का बटन भी दबा दो, सभी दोस्तों को अवेयर कर दो कि लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है, मैं देखता हूं कि YouTube पर बच्चे पढ़ने आते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, मतलब समझ तो सब कुछ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं करके आते, लेकिन उन्हें मजबूरी में नीचे लिखना पड़ता है कि बहुत मजा आ गया, आज तो आपने ऐसे पढ़ा दिया कि जैसे हम तो कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। और लेकिन अंतर मन में उनकी आत्मा ये जानती है कि हमारी नसों तक ये बात नहीं पहुंची। तो दोस्तों ये जो आज मैं टॉपिक आपको करवाऊंगा ना, मंत्र मुग्ध हो जाओगे आप। तो जल्दी से एक बार सभी लोग आ जाएं, फिर मैं इस धमाकेदार सेशन को शुरू करता हूं। विप्लव सिंह नाम है मेरा, बैक टू स्कूल चैनल आप देख रहे हैं दोस्तों। हमारी बैक टू स्कूल की ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि दोस्तों आज का ये सेशन आप पूरा देखेंगे मुझे पता है, और उसके बाद दोस्तों लास्ट में मैं कुछ प्रमोशन करूंगा। लेकिन पहले आज हम इस टॉपिक को तोड़ेंगे। जल्दी से आ जाएं आप मेरे साथ। 56 लोग आ चुके हैं, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, यहीं से सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि जो बाद में भी देखेंगे ना दोस्तों फैन हो जाएंगे। सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे और रोज 9 बजे आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप जो है रेडी है या नहीं। और ये वीडियो देखने के बाद मैं नहीं, आपके कमेंट बरसेंगे कि इससे बेहतर कहीं नहीं है। दम है तो परख लो, दम है तो ढूंढ लो कहीं पर। जल्दी से मुझे बताइए स्टार्ट है या नहीं। जल्दी मुझे बताइए आप लोग रेडी हैं या नहीं, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक को सबसे इजी बनाने वाला हूं मैं अभी आपके सामने। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है दोस्तों, और जब मैं इस कंसेप्ट को तोड़ दूंगा तो मेरी तबीयत और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो तबीयत की तब तक मत पूछो, जल्दी मुझे बताओ कि आप लोग रेडी है या नहीं, क्योंकि मैं फड़क रहा हूं। क्योंकि दोस्तों मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है इस चैप्टर को कि आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इसको। स्टार्ट करें? यस, आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक को देखते हैं। मनोवैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन ब्लूम। देखिए यहां पर एक मनोवैज्ञानिक है बेंजामिन ब्लूम। इन्होंने नाक में दम कर रखा है टीचिंग एग्जाम्स के स्टूडेंट्स की, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल एक सिंपल क्लियर कट आप लोगों के सामने कुछ बातें रखी, लेकिन उनको समझ नहीं पाए स्टूडेंट्स। तो देखिए उन्होंने क्या लिखा। देखिए बेंजामिन ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उस बुक के अंदर दोस्तों ये जो बुक थी ये 1956 में लिखी गई थी।
इस बुक के अंदर इन्होंने लिखा था कि शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। आपको पता है कि जब ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बैठा, तो जब एजुकेशन सिस्टम को बनाया जाना था, तो एजुकेशन सिस्टम को बनाने वालों को पता नहीं था कि यार हम एजुकेशन सिस्टम बनाए कैसे। तो जैसे जैसे आप घर बनाते हो तो उस घर की नींव भी तो जरूरी होती है ना, या पहले आप डिजाइन सोच लेते हो? नहीं, डिजाइन तब सोचा जाएगा जब नींव होगी। तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और बच्चों के लिए पूरा सिस्टम क्या हो। तो दोस्तों, ये जो बेंजामिन ब्लूम थे, इनकी बुक के अंदर एक खजाना छुपा हुआ था जिसका नाम था ब्लूम का वर्गीकरण। 1956 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। और याद रखना ये बात जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि करंट एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन इट, यानी कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो बेंजामिन ब्लूम के वर्गीकरण के ऊपर ही बेस्ड है। यानी कि करंट एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द करंट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लूम। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है और इस वर्गीकरण में कहा क्या गया है और ऐसा क्या है ब्लूम के अंदर कि ब्लूम की इस टेक्सोनॉमी में कि करंट एजुकेशन सिस्टम इसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इस बात को बिल्कुल आराम से सीखते हैं। सबसे पहले बेंजामिन ब्लूम ने एक बात कही कि लर्निंग कैन बी डन इन 3 डोमेन्स। ब्लूम ने अपनी बुक के अंदर लिखा कि जो सीखना हो सकता है वो 3 क्षेत्रों में हो सकता है। सीधी कट बात की इन्होंने कि सीखना एक से अधिक प्रकार का है, यानी कि लर्निंग इज डाइवर्स, एक से ज्यादा क्षेत्रों में सीखा जाता है। जैसे कि एक संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, यानी कि पहला होता है कॉग्निटिव, जिसे मानसिक विकास कहा जाता है, जो हमारी नॉलेज से रिलेटेड है। दूसरा इन्होंने कहा कि सीखने का दूसरा क्षेत्र होता है भावात्मक, जिसे अफेक्टिव कहा जाता है। यह हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है, यह हमारे सामाजिक विकास से रिलेटेड होता है, यह हमारी भावनाओं से रिलेटेड होता है। तीसरा होता है हमारा साइकोमोटर डेवलपमेंट, जिससे हम मुष्टंडे होते हैं, हमारा शारीरिक विकास। तो इन्होंने कहा कि बच्चा 3 क्षेत्रों में सीखता है जिंदगी भर, या तो वो मानसिक रूप से सीखेगा, भावात्मक रूप से, या साइकोमोटर, यानी कि सीखना 3 प्रकार से होगा और बच्चा 3 जो है डोमेन्स के अंदर सीखेगा। ऐसा ब्लूम ने लिख दिया था 1956 में। अब एजुकेशन जो सिस्टम था वो किस चीज के ऊपर बेस्ड हो गया था? वो बेस्ड हो गया था मनोविज्ञान के ऊपर, और मनोविज्ञान के ऊपर बेस होने से बाल केंद्रित शिक्षा आ गई थी। तो बाल केंद्रित शिक्षा आ गई थी तो ब्लूम की इस 3 डोमेन को माना गया बिल्कुल ठीक, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम का एम है वो भी है सेम, और जो ब्लूम का क्लासिफिकेशन है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का वो भी है सेम। यानी कि जो ये महाशय थे ब्लूम, इन्होंने 1956 में कह दिया था कि एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो 3 क्षेत्रों में सिखाओ। तो जब मॉडर्न एरा में एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया तो उस टाइम पर दोस्तों जब चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन अपनाई गई तो बीएस ब्लूम का ये जो जिसको आजकल कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, उसका मतलब यह था कि बच्चे 3 एरियाज में डेवलप करते हैं। बच्चे 3 एरियाज में डेवलप करते हैं। पहला, बच्चे मानसिक रूप से सीखते हैं, जिसका लेना देना होता है उनके चिंतन से, उनके दिमाग से, इसे माइंड कहा गया। जैसे आप किसी चीज को याद करते हो, कोई चीज क्यों हुई, रीजनिंग लगाते हो। दूसरा हुआ बच्चे भावात्मक रूप से सीखते हैं, जैसे इमोशंस और फीलिंग वाला एरिया, जिसे आप साइकोमोटर नहीं अफेक्टिव डेवलपमेंट बोलते हो, भावात्मक बोलते हो। तीसरा जो सीखने का एरिया जो इन्होंने बताया वो बताया साइकोमोटर डोमेन, जिसे शारीरिक बोला जाता है। जैसे आप कोई भी काम करना सीखते हो, ड्राइविंग सीखते हो, दौड़ना सीखते हो, चलना सीखते हो, आप वजन गेन करते हो, आप लिखना सीखते हो, आप साइकोलॉजी सीखते हो, तो जैसे टाइपिंग, प्लेइंग एटसेट्रा। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि ब्लूम क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि ब्लूम का जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि बच्चे 3 एरियाज में डेवलप करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? 3 एरियाज में डेवलप करते हैं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी एम यही है कि बच्चे को तीनों एरियाज में डेवलप करवाया जाए। तो याद रखना, ब्लूम का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का जो है, ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है। यहां तक बात आपके लिए क्लियर आई? अब आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि करंट एजुकेशन सिस्टम इसके ऊपर क्यों बेस्ड है, तो आपको रीजन मिल गया, क्योंकि इसके अंदर भी यही बात कह रखी थी कि भाई 3 एरियाज को डेवलप करो, बच्चा ओवरऑल डेवलप कर जाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम का भी एम यही था। तो एजुकेशन सिस्टम ने अपनी बैकबोन बना लिया इस ब्लूम के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। यहां तक बात हुई क्लियर? ये तो था इजी पार्ट, आपको बिना किसी दिक्कत के समझ में आ गया होगा। लेकिन आगे जो ये 6 स्टेप होंगे ना, ये जो 6 स्टेप होंगे, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएटिंग, इससे भी आसान तरीके से समझाऊंगा। तो यहां तक आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको कि ब्लूम का क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या था। अगर समझ में आ गया हो तो यस टाइप करें और दोस्तों तक शेयर करें। अब एक चीज और याद रखनी है कि ये जो ब्लूम ने पहले ही बता दिया था कि 3 एरियाज में डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो ये पब्लिश कब हुई थी? ये 1956 में पब्लिश हुई। ये बुक कब पब्लिश हुई? 1956 में। ठीक है, इसका जो निर्माण था वो ब्लूम ने किया। ये जो निर्माण था इसका ब्लूम ने किया, इसीलिए यह ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से फेमस हुई। ब्लूम ने क्लासिफिकेशन को शिक्षा के उद्देश्य यानी कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से आप इसको जानते हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि शिक्षा देने के ऑब्जेक्टिव क्या है? शिक्षा देने के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। अरे शिक्षा शास्त्रियों से पूछा, एजुकेशन सिस्टम से पूछो कि तुम्हें किसने बताया कि शिक्षा कैसे देनी है और तुम्हारी शिक्षा देना अर्थपूर्ण कब होगा? तो शिक्षा शास्त्री बोलेंगे हमारे फूफा ब्लूम ने बताया था, जब उन्होंने टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिए कि भाई 3 एरियाज में डेवलप कर दो, बच्चा ओवरऑल डेवलप हो जाएगा। तो जो ये स्कूल जो कर रहे हैं वो इसी को बेस बनाकर कर रहे हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बोल देना कि एजुकेशन सिस्टम उसी को फॉलो कर रहा है। बच्चे के तीनों एरिया को डेवलप करना है। पहला एरिया है बच्चे का मानसिक विकास, जिसे माइंड कहा जाता है। दूसरा है बच्चे का जो है अफेक्टिव डेवलपमेंट, जिसे भावात्मक विकास कहा जाता है। और तीसरा है बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट यार, जिसे साइकोमोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। एजुकेशन सिस्टम ने इसे मान लिया है क्योंकि दोनों का एम क्या था? बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। यहां पर बात खत्म नहीं हुई, ब्लूम का कंट्रीब्यूशन और तगड़ा था। अब आप पूछेंगे कैसे? ब्लूम, अब कोई आपको यह बता दे कि बच्चे 3 एरियाज में डेवलप करेंगे, तो क्या आप उस आदमी को वैसे छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। आप उससे क्या पूछोगे? कॉमन सेंस। आप उससे पूछोगे कि अब मुझे यह बताओ, आपने ये तो बता दिया कि 3 एरियाज में डेवलप करता है, तो बच्चे मानसिक विकास कैसे करते हैं? बच्चे अपने भावात्मक विकास को कैसे सीखते हैं? यानी कि कोई भी क्रिया अगर भावात्मक क्षेत्र से रिलेटेड होगी तो कैसे सीखेंगे? कोई भी चीज अगर कॉग्निटिव लेवल से रिलेटेड होगी तो कैसे सीखेंगे? और कोई भी चीज फिजिकल के उससे होगी तो बच्चे को कैसे सिखाएंगे? ये बात बनती है ना बिल्कुल क्लियर। तो सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके अंदर सीखा कैसे जाता है। 6 स्टेप में सीखा जाता है। बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। यहां तक मुझे बताओ कि ब्लूम की क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे लग रहा है कोई भी दिक्कत यहां तक आपको नहीं होगी। चलिए, यहां तक आपको दिक्कत नहीं है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जब पूछा गया बीएस ब्लूम से
कि कोई भी बच्चा मानसिक रूप से किसी भी चीज के एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचता है, तो कैसे पहुंचा जाता है बाबू? तो उसने बोला कि अभी बताता हूं, चलिए मेरे साथ। चलिए, कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पता है। चलिए, सबसे पहले मानसिक विकास को समझो, यानी कि हम तीनों का देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉग्निटिव जो डोमेन है दोस्तों, इसके अंदर कैसे सीखा जाता है ब्लूम के हिसाब से। ठीक है, यहीं से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। चलिए, सबसे पहले इस वर्ड को देखते हैं, मेंटल डेवलपमेंट को। सबसे पहले आपका बेस बना दूं मैं। जो ये मेंटल डेवलपमेंट होता है, इसको आप मानसिक विकास भी बोलते हो। ठीक है, जन्म के समय जो शिशु होता है, यानी कि जब आप पैदा होते हैं तो आप असहाय होते हैं, यानी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और आपकी मेंटल एबिलिटीज भी पूरी विकसित नहीं होती, क्योंकि स्टेजेस में आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है। जीन पियाजे इसको स्पष्ट रूप से बता चुके हैं, 4 स्टेज में होता है ये। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट, ये स्टेजेस में तो होता है, लेकिन 2 फैक्टर ऐसे हैं जो मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करने का मतलब है या तो मेंटल डेवलपमेंट को ज्यादा करेंगे या मेंटल डेवलपमेंट को कम करेंगे। वो क्या है? वो है ग्रोथ एंड हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। वो क्या है? वो है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि मेंटल डेवलपमेंट स्टेज में होगा, और मेंटल डेवलपमेंट जो है क्या होता है, मेच्योरिटी से भी इसका लेना देना होता है। एज बढ़ती रहेगी, प्याजे के हिसाब से मेंटल डेवलपमेंट होता रहेगा, और हेरिडिटी और एनवायरमेंट इस पे जो है फर्क डालते हैं। ये इसका लेना देना ब्लूम से नहीं है, ये बस मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूं, जिसको ये भी नहीं पता हो कि मेंटल डेवलपमेंट होता क्या है, ताकि वो भी समझ जाए। अब ब्लूम से पूछा गया ये सवाल, ब्लूम से पूछा गया $1 मिलियन क्वेश्चन, और $1 मिलियन क्वेश्चन क्या था बताइए मुझे? $1 मिलियन क्वेश्चन था, हाउ कॉग्निटिव लर्निंग हैपन्स। ये कॉग्निटिव लर्निंग कैसे होती है? और दोस्त यहां से पता क्या शुरू होता है? यहां से शुरू होता है रट्टाफिकेशन, यहां से शुरू होती है भेड़ चाल। जब आपको पता है कि बेशक आप किसी को पसंद करते हो और वो आपको नहीं समझा पा रहा है, तो झूठी वो करने की जरूरत नहीं होती। कमेंट में नीचे लिखना चाहिए, खोखली हड्डियों नहीं हो तुम, तो लिखना चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा है, वो किस चीजों से समझा रहे हो। अब दिखाता हूं रियल तरीका कैसे समझा जाता है। देखो इधर, सबसे पहले तो एक चीज जान लो कि ये जो ब्लूम थे, इन्होंने पहले जब पूरी दुनिया को बताया कि कॉग्निटिव लर्निंग कैसे होती है, तो इन्होंने 6 अलग स्टेप बताए थे, लेकिन बाद में इन्होंने चेंज कर दिया। बाद में इन्होंने क्या किया? चेंज कर दिया। ये 6 स्टेप इन्होंने पहले बताए थे, हमें पहले वालों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। अब मैं आपको बताऊंगा करंट वाला, ठीक है? आपको ये 6 बताए जाते हैं, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, इनको आप याद भी मत रखो, क्योंकि मैं जिस तरीके से समझाऊंगा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए पहले आपको दिखा देता हूं कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि अपने दिमाग में याद कर लीजिए XYZ जगह जब आपने पढ़ा होगा तो कितनी बुकिश तरीके से इसको पढ़ा होगा। चलिए शुरू करें। अब शुरू करते हैं मेरे तरीके से। देखो, ब्लूम ने 2001 में रिवाइज्ड एडिशन दिया, यानी कि ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी थी इन्होंने दोबारा दी। करंट जिसको माना जाता है, वो कब दी? वो दी 2001 में। और 2001 के अंदर ब्लूम ने बताया कि 3 निम्न कौशल होते हैं और 3 उच्च कौशल होते हैं। यानी कि जब भी किसी आदमी को किसी भी कंसेप्ट की मास्टरी करनी हो, तो शुरू में 3 लोअर ऑर्डर स्किल होंगे, 3 हाई ऑर्डर स्किल होंगे। अब याद रखो, देखो एक एग्जांपल लेकर चलता हूं मैं आपके सामने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोई भी कॉग्निटिव लर्निंग कैसे होगी? अब आपको एक हिंट देता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ से सोचो कि आपको अकल कब आती है। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया, आपको अकल कब आएगी? जब आप उसको यूज कर चुके होगे, यानी कि ठोकर लगने के बाद अकल आती है। अगर आपके दिल से यह बात ना निकले ना कि ठोकर लगने के बाद अकल आती है, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट है, तो या तो बादाम खाओ या ठोकर लगे।
बादाम खाने से आती नहीं है, लेकिन आप लास्ट में ये बोलोगे ठोकर खाने से अकल आती है। ब्लूम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जी याद मत करो सिंथेसिस पिंथेसिस, गोली मारो इनको, समझने की कोशिश करो। सबसे पहला होता है रिमेंबरिंग। सबसे पहला क्या होता है दोस्तों? रिमेंबरिंग होता है। यानी कि मान लो आपने पृथ्वी के ऊपर पहली बार ये चीज देखी होगी, ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो देखो जहां तक मुझे पता है 100% लोग बता देंगे कि ये क्या है। ये है एक वैक्यूम क्लीनर। क्या है ये एक वैक्यूम क्लीनर है। 100% लोग बता देंगे। ठीक है, क्यों बता देंगे? क्योंकि आपको इसका पता है। इस 100% में मैं 3 कैटेगरी बना रहा हूं। इस 100% में मैं 3 कैटेगरी बना रहा हूं दोस्तों। 50% ऐसे होंगे जिसको सिर्फ ये पता है कि ये क्या है। 25% ऐसे आदमी होंगे जिनको ये पता होगा कि ये काम क्या करता है, ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं। 15% आदमी ऐसे होंगे जो इसको फिलहाल यूज कर रहे होंगे, अभी अभी लिया होगा। 5% आदमी ऐसे होंगे जिनको लिए को 3-4 महीने हो चुके होंगे और वो सोच रहे होंगे कि यार ये कमी है, ये फायदा है। और 5% लोग ऐसे होंगे जो ये बोल चुके होंगे कि कूड़ा है, जिंदगी भर नहीं लेना चाहिए। जिसने ले लिया ना, अपने 20,000 रुपए बर्बाद कर दिए। तो ब्लूम जी ऐसा ही बताते हैं कि आप 5-6 स्टेजेस से होकर गुजरते हैं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी कंसेप्ट के बारे में गहन होने तक। यानी कि किसी भी कोई भी चीज क्या है उसको जानने से लेकर, उसको समझने से लेकर, उसको यूज करने से लेकर, उसकी जांच पड़ताल करने से लेकर, उसके लिए अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने से लेकर, क्या वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए को लेकर अपना जब आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हो, वो मानसिक विकास है। वो कैसे होता है ये सिस्टम समझाऊंगा मैं आपको। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों वो ये होता है कि मेरे साथ आप क्या करो, आप ये मानकर चलो कि आपने कभी जिंदगी में ये चीज देखी नहीं है। ठीक है, मान लो ये जिंदगी में आपने कभी चीज देखी नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि मैं प्लूटो से आया हूं और मैंने ये कभी चीज देखी नहीं है। तो सबसे पहले हम ये इंफॉर्मेशन लगाते हैं कि ये क्या है। तो याद रखना सबसे पहले होगा रिमेम्बरिंग। जैसे मैंने आपको नहीं पता था ये क्या है, मैंने आपको बता दिया ये एक वैक्यूम क्लीनर है। तो सबसे पहले स्टेप पर रिमेम्बरिंग होता है। प्राप्त की गई इंफॉर्मेशन को अधिक समय तक अपने माइंड में स्टोर रख पाना और टाइम आने पर वो चीज क्या है उसको रिकॉल कर पाना, यही गुण होता है रिमेम्बरिंग। तो जब भी किस कॉग्निटिव लर्निंग होगी किसी भी चीज की, तो सबसे पहले आपके भेजे में घुसेगा व्हाट इज दिस बाबू। तो सबसे पहले रिमेम्बरिंग का लेना देना किससे है? व्हाट इज दिस। तो मान लो कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ नाम ही पता है इसका XYZ और कुछ नहीं पता। तो आप पहले लेवल पर हो। अगर बच्चा काफी छोटा है, क्वेश्चन कैसे आएंगे? बच्चा काफी छोटा है, जमा घटा गुणा भाग को गलती करता है, उससे पता नहीं होता कि ये जमा है या घटा है, ये गुणा है। तो वो उस कंसेप्ट के कौन से लेवल पर है? पहले रिमेम्बरिंग, और उस पर भी नहीं है। एक बच्चे को पता है कि 4 और 4 8 होते हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता कि क्यों होते हैं। कौन से स्टेज में है? पहली स्टेज में। क्यों? कारण नहीं पता, सिर्फ इंफॉर्मेशन पता है कि व्हाट इज दिस बाबू। यानी कि सिर्फ ये पता हो किसी भी चीज के बारे में कि ये क्या है, तो आप पहले लेवल पर होंगे। तो जब भी पहले लेवल की बात करें तो व्हाट इज दिस, दूसरे लेवल पर पधारते हैं। दूसरा लेवल है समझना। दूसरा लेवल क्या है? समझना। यानी कि हमें पता लग गया कि ये क्या है, फिर हम समझते हैं कि ये चीज है क्या। मान लो आपने कोई नई चीज देखी हो, उससे रिलेट कर लो। वैक्यूम क्लीनर मान लो आपने पहली बार देखा ये क्या है, तो आपने क्या किया? उसके बाद उसको समझा कि हाउ टू यूज वैक्यूम क्लीनर। मैं वैक्यूम क्लीनर को कैसे यूज करूं, इसको समझने के साथ साथ आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखी कि ये काम कैसे करता है। इसके नीचे 3-4 तरीके के मुंह लगते हैं साफ करने के। एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा।
यानी कि एक गीले फर्श के लिए, एक सूखे फर्श के लिए, एक जाले उतारने के लिए, एक कोनों की सफाई करने के लिए, यानी कि ये कैसे यूज करते हैं आपने अभी तक यूज नहीं किया है, आपको बस अभी तक पता था कि ये क्या है, आपने भी ऑर्डर नहीं किया इसे अमेज़न से, आपने बस ये पता लगाया है दूसरे स्टेप पे कि ये क्या है, कैसे यूज होता है, कब यूज होता है और कब यूज होता है। बिना बिजली के यूज कर लोगे तो कब यूज होता है ये भी पता लगाया जाता है, कैसे यूज करते हैं और इसके अंदर क्या क्या एसेसरी है। तो जब आपको इसकी इंफॉर्मेशन हो जाए तो आप दूसरे लेवल पर, जैसे आपने देखा होगा कि आपने देखा कि यार वैक्यूम क्लीनर, आपने बोला होगा कि यार दिला दो ना, मैं दुखी होती हूँ रोज की रोज, तो उसने बोला पता भी है कैसे काम करता है, वो बोला कोई बात नहीं मैं कल देख के बता दूंगी। तो ये जो मैं कल देख के बताऊंगी, तो आप कौन से लेवल पर एंट्री करोगे, आप दूसरे लेवल पर एंट्री करोगे। तो याद रखना जब भी कॉग्निटिव लर्निंग होगी किसी भी कंसेप्ट की, तो दूसरे लेवल में एंट्री करते ही आपने जो इंफॉर्मेशन ली थी कि ये क्या है बाबू, उसका उपयोग कब, कहां और कैसे करना है, इसका ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि दूसरे लेवल का लेना देना कॉग्निटिव लर्निंग में किससे है, इससे। हाउ, व्हेन, वेयर इट इज यूज्ड, यानी कि ये कब यूज होता है, कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है। जैसे एग्जाम में कैसे आएंगे, एक बच्चे की मां अपने बेटे को बोलती है कि मुझे अलमारी में से, मेरे बटुए में से 10 रुपए निकाल के ले आओ, और उसके बटुए में अनेक नोट रखे हुए हैं, और बच्चा क्या करता है, बच्चा गणना करते हुए वो नोट निकाल कर ले आता है। इसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर अभी यूज नहीं कर रहा है। अगर बच्चा निकाल कर ले आता तो उसे प्लस का कंसेप्ट पता होता नहीं। अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए ये कि एक बच्चा ये जानता है कि 4 और 4 8 क्यों होते हैं, वो बोलेगा जमा करने की वजह से, तो बच्चा इसी लेवल पर है, यानी कि बच्चे को पता है कि ये कहां करना है, कैसे करना है। तो जब आपको पता लगे कि हाउ, व्हेन, वेयर इट इज यूज्ड, तो यहां पर आप दूसरे लेवल पर होंगे। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए चलिए, अब बताओ आवाज ठीक है, क्योंकि एक ही चीज रोक सकती थी हमें इस सेशन को खराब करने से, और वो है टेक्निकल इश्यू। लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको भी मात दे देंगे। जल्दी बताओ, अब तो नहीं है ना वॉइस प्रॉब्लम, जल्दी मुझे बताओ क्योंकि मुझे समझ आना है। ये हो गई ना ठीक, चलो। तो दूसरे लेवल पर क्या होगा आपको पता होगा। तीसरा लेवल अप्लाई, यानी कि आपको पता लग गया कि एक पहले लेवल पर कि ये वैक्यूम क्लीनर है, दूसरे लेवल पर आपने यूट्यूब वीडियोस देख ली कि क्या क्या होता है, आपने पूरा देख लिया। जैसे कि आप नई चीज मंगाते हो, पहले देखते हो ये क्या मामला है, फिर उसको समझते हो कि कैसे यूज होगा, फिर आप उसको ऑर्डर कर देते हो। तीसरे लेवल पर आप यूज करने लग गए, यानी तीसरे लेवल पर जो आपने अपने दिमाग के द्वारा इंफॉर्मेशन ली थी ये क्या है, उसकी पहले लेवल पर, दूसरे लेवल पर कैसे यूज होता है उसको सीखा, तीसरे लेवल पर आप यूज कर गए। टाइम टू एक्शन कब होता है, तीसरे लेवल पर। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि एक बच्चा 4 और 4 को जोड़कर 8 बता देता है और अपने शिक्षक को यह भी बोल देता है कि सर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन दो मैं करके बताऊंगा, तो वो तीसरे लेवल पर है। ठीक है, कि मैं आपको दूंगा करके, गलत है या ठीक है वो आप देखना, लेकिन मैं करके दे दूंगा। तीसरे लेवल पर टाइम टू यूज होगा, यानी कि जब आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाए, तो जब आपको पता चल जाए कि इस ज्ञान का प्रयोग कब, कहां और कैसे करना है, दूसरे लेवल पर जब ये पता लग जाए, तो उस ज्ञान को जो आपने दूसरे लेवल पर लिया है उसको अब लागू करने का टाइम आ चुका है। तो आप उसको तीसरे लेवल पर इसको क्या करते हो, यूज करते हो। मान लो आपने तीसरे लेवल पर क्या किया, इसको यूज करना शुरू कर दिया। तो जब भी आपसे पूछे कि बच्चा सीखे हुए ज्ञान का
प्रयोग कब लाता है? तो तीसरे लेवल पर लाता है। अब चौथा लेवल देखो, चौथा लेवल हो चुका है आपको ये यूज करते हुए 2 महीने। अगला लेवल कब आएगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि सीखने के वक्त ये जो 3 लेवल होंगे इन पर आपको बस यूज करना आएगा। याद करना, इनको लोअर थिंकिंग स्किल यानी कि लोअर कैटेगरी में क्यों रखा गया है? क्योंकि लास्ट में आपको पता लगेगा कि जब ये 3 स्टेप थे तब तक आप अंधेरे में थे क्योंकि आपको पता नहीं था कि जो आपने चीज सीखी है, जो आपने अपने दिमाग से कोई चीज सीखी है, वो काम की है या नहीं है, या आप उसको यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो ऊपर के 3 आपको समझ में आ गए होंगे, यहां पर आप यूज करने लग गए। तो चौथा स्टेप आएगा यहां पर। चौथा स्टेप के अंदर क्या होगा? आपने इतने चाव से मंगाई थी, आपका फेस ये हो जाएगा। देखो इस कन्या को देखो एक बार, भोली भाली कन्या वैक्यूम क्लीनर लेकर पछता रही है। अभी पछता नहीं रही, अभी पछता नहीं रही। याद रखना, अभी पछताएगी नहीं। नहीं 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 नहीं, अगर आपसे पूछे कि पछताना या खुश होना कब होगा, वो इस लेवल पर नहीं होगा, वो 5वें पर होगा। चौथे पर पता है क्या होता है? मान लो वो यूज कर रही है, कि मान लो एक लेडी थी, उसे पता लग गया पहले लेवल पर कि ये वैक्यूम क्लीनर है, दूसरे लेवल पर उसने यूट्यूब पे देख लिया कि ये क्या है, उसे समझ लिया, तीसरे लेवल पर घर पर मंगाकर उसे यूज करने लग गई। मोटे पैसे खर्च करवा रखे हैं भाई साहब के मंगवाने में, ये याद रखना। वो आए 2 महीने के बाद, घर को गंदा देखकर आराम से लेटे और बोले कि अब बताओ मैडम कैसा चल रहा है आपका वैक्यूम क्लीनर। तब आपके दिमाग में बत्ती जलती है, कैसा चल रहा है मेरा वैक्यूम क्लीनर? बोला कूड़ा जगह जगह पड़ा है, कैसा चल रहा है वैक्यूम क्लीनर? तब आपके दिमाग की बत्ती जलती है, तब आप चौथे स्टेप में पहुंचते हो। उस ज्ञान को यूज करने के बाद, यानी जो चीज आपने सीखी थी उसको अपनाने के बाद आप उसको टुकड़ों में तोड़ते हो, यानी कि ब्रेकिंग डाउन इन पीसेस, टुकड़ों में तोड़ते हो। अच्छा है या बुरा है ये नहीं सोचते, बस छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा कैसा है, तो आपके दिमाग में 3 चीजें आई। क्या? पहला, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती। देखो चाहे दीवार हो चाहे कुछ भी हो, क्लीनिंग नहीं करता ये, पैसे बेशक मोटे लग गए हो। दूसरा, बिजली बहुत खाता है। मैं एसी नहीं चलाती हूं, जितना भी बिल आया है वो इसकी वजह से आया है, तो ये मत बोलो कि मैं बिजली चलाती हूं यानी कि एसी चलाती हूं तो पावर कंजप्शन हाई है और ड्यूरेबल भी नहीं है। जब लाए थे तीसरे दिन हैंडल टूट गया था, चौथे दिन उसके वे सारे माउथ टूट गए थे। बस जैसे तैसे करके मैंने बताया नहीं, वरना बोलोगे ठीक है जैसे तैसे करके मैंने बताया नहीं। तो याद रखना, चौथे जो स्टेज होता है उसमें जो आपने कॉग्निटिव लर्निंग की होती है उसको आप टुकड़ों में तोड़ते हो, कि जो आपने ये 3 स्टेप लिए किसी चीज को सीखने में। पहले तो किसी चीज को अपने भेजे के अंदर डाला कि ये क्या है, क्या सिस्टम है, चाहे जमा गणा, चाहे जमा घटा गुणा भाग करना हो, कोई भी मस्तिष्क से रिलेटेड काम, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये क्या है, फिर उसको आपने यूज भी किया, यानी कि दिमाग खपाया 3 लेवल पे। तो उस चौथे लेवल पर आप देखोगे कि मैंने जो ये ऊपर के 3 लेवल में अपने दिमाग को खपाया वो ठीक है या नहीं है, उसका डिसीजन होगा अगले लेवल पर। फिर आप 5वें लेवल पर क्या बोलोगे? जब आपसे उसने पूछा हाँ बताओ मैडम कैसा रहा, आप बोलोगे ये काम हो गया। फिर आप एक काम लास्ट उसने आपसे पूछा कि बताओ मैडम ये वर्थ इट है या नहीं है, ये सीखना वर्थ इट है या नहीं है। यानी कि जो 5वां स्टेप होता है वो मूल्यांकन का होता है, यानी कि एनालिसिस करने के बाद मूल्यांकन करता है। याद रखना, कॉग्निटिव लर्निंग में पहले क्या होगा? पहले एनालिसिस होगा, उसके बाद मूल्यांकन होगा। यानी कि पहले इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान जाएगा कि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करता, कंजम्पशन ज्यादा है बिजली की और ड्यूरेबल नहीं है। उसके बाद आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे, यानी कि वाज इट वर्थ इट, यानी कि आप कंक्लूजन पर कब पहुंचते हो। यानी कि एक बच्चा एक जमा का सवाल करते हुए कुछ गलती कर देता है, उसका शिक्षक उसे टोकता है और कहता है एक बार इसे दोबारा देखो, और बच्चा अपनी गलती को पकड़ लेता है। वो कौन से स्तर पर है?
वो है आपके इस स्तर पर। तो वाज इट वर्थ इट, कि इसको लेना ठीक रहा या नहीं रहा, ये मैडम बोलेगी नो। जिंदगी में कुछ भी ले लेंगे लेकिन हम वैक्यूम क्लीनर नहीं लेंगे। तो याद रखना, एनालिसिस करने के बाद ही इवैल्यूएशन होगा। अब बोलेंगे इवैल्यूएशन में क्या होता है, ये जो पांचवा स्टेप होता है उसमें पता लगता है। क्या पता लगता है कि जिस उद्देश्य से हमने किसी चीज को अपने दिमाग से सीखना शुरू किया था, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस मैडम ने पांचवें, या कौन सा स्टेप थे, पांचवें स्टेप पर आकर देखा कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये लिया था वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसने बोला नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हो, पांचवें स्टेप में ये करते हो। अब एक नया स्टेप जोड़ा। अब आप मुझे एक बात ये बताओ, यहां पर मैडम की थिंकिंग क्या थी, यहां पर देखो, यहां पर मैडम की थिंकिंग क्या होगी, देखो सोचने समझने की बात है, लास्ट स्टेप जब समझ में आएगा। पहले इसमें व्हाट इज दिस, यानी कि यहां पर मैडम ने ये जाना कि ये क्या है। मैडम के दिल में ये आ गया था कि ये घर में आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, पूरा टाइम बचेगा, मस्ती होगी। उन्होंने सोचा कि घर पर बैठकर टीवी देखूंगी, तो उन्होंने सोचा कि इससे मेरा काम आधा हो जाएगा, लेना देना ये है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, उसका दिमाग कब पलटा, मैडम का दिमाग कब पलटा, ये बताओ। मैडम का दिमाग पलटा यहां पर दिमाग पलटा। तो यहां पर मैडम के दिमाग में क्या आया था कि ये चीज क्या है, यानी कि जब पहला लेवल होता है तो तब भी आदमी जारी रखेगा, दूसरे में भी जारी रखेगा, लेकिन ये जो मेरा सीखना था ये यूजफुल रहा या नहीं रहा, ये कब पता लगेगा उसे, ये इवैल्यूएशन पर उसे पता लगेगा। तो वहां पर और यहां पर, पहले स्टेप पर और इस स्टेप पर इस मैडम की फीलिंग सेम होगी, आप बोलेंगे सेम नहीं होगी। तो याद रखना कि जब भी आप किसी चीज की इंफॉर्मेशन ले लेते हो, जैसे कि मान लो किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ले ली, ये क्या है अंडरस्टैंड कर लिया, उसको यूज करना आ गया, उसका एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस करने के बाद आप अपना एक फाइनल वर्डिक्ट दे देते हो, उसको देने के बाद आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। जैसे कि इस मैडम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या बना होगा, रचना, क्रिएटिंग। मूल्यांकन के बाद उस कोग्निटिव थिंकिंग को लेकर एक नई थिंकिंग बन जाती है। याद रखना, मूल्यांकन करने के बाद उस स्मरण में एक नई विचार का निर्माण होता है। जैसे इस मैडम के दिमाग में किस नए विचार का निर्माण होगा, ईस्ट और वेस्ट, झाड़ू इज द बेस्ट। इस मैडम के दिमाग में पहले क्या था, वैक्यूम क्लीनर ले लूंगी जिंदगी सफल हो जाएगी, तो सारी, लेकिन उसने लर्निंग की और लास्ट के स्टेप में एक नई विचारधारा अपने दिमाग में लगा ली, क्या, ईस्ट और वेस्ट, झाड़ू इज द बेस्ट, ये वाली। तो आप मुझे एक बात ये बता दो कि आपको ये पूरा समझ में आ गया या नहीं आ गया। आप लड़कों की तरफ से देखते हैं, चलिए। लड़के को सबसे पहले पता लगता है कि ये क्या है, उसे लगता है ये फोन है। आपको पता लगा होगा ये देखकर कि एक मोबाइल है। क्या है, मोबाइल है। सबसे पहले तो आपने उस डब्बे को देखकर, जब छोटे थे, क्या देखा था कि ये मोबाइल है। उसके बाद आपने समझा, थोड़े से बड़े हुए, पापा का या किसी का घर में मोबाइल हाथ में आया, उससे पहले आपने देखा कि ये क्या है, तो आपने देखा कि ये मोबाइल है, इसमें वीडियो भी बनाई जाती है, इसमें कैमरा भी ओपन होता है, इसमें गाने भी चलते हैं, इसमें यूट्यूब भी चलता है, इसमें XYZ काम होता है। आपने पहले उसे समझा, ठीक है। तीसरे लेवल पर आपने मोबाइल खरीद लिया, वो भी एप्पल का। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए थी सिरी। आप समझ गए होंगे, सिरी होती है उसमें, आपको चाहिए सिरी। आपने सोचा सिरी तो बहुत मस्त है, आपके दिमाग में क्या था, सिरी बहुत मस्त है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिरी कॉफी बना के लाओ, कॉफी बना के ले आएगी। सिरी कपड़े लेके आओ, कपड़े ले आएगी। तो उसने सोचा सिरी विल डू एनीथिंग फॉर यू। उन्होंने नॉर्मल मोबाइल के प्राइस के हिसाब से 4 गुना महंगा मोबाइल ले लिया एप्पल का, यूज करने लग गए उसे तीसरे लेवल पर, ठीक है। चौथे लेवल पर क्या होगा, चौथे लेवल पर 2 महीने बाद पहुंचेंगे। उसको यूज करने के बाद देखेंगे कैमरा ठीक है, नॉर्मल है, 100 है, एंड्रॉइड के और भी बेटर है। उसके बाद देखेंगे बैटरी बैकअप, चार्ज करने के लिए चार्जर अलग से खरीदना पड़ता है, फास्ट चार्जर। उसके बाद 3.5 mm का जैक नहीं है, गाने नहीं सुन सकते।
उसके बाद क्या दिक्कत है, उसके बाद ये दिक्कत है कि भाई हर महीने दूसरा नया आ जाता है, हवाबाजी के लिए लाखों रुपए बेच कर लेके आओ, उसके बाद 6 महीने बाद फिर नया आ जाएगा। तो यहां पर बैठकर बस वो सोच रहा है, लेकिन उसके दोस्त उससे पूछते हैं और भाई कैसा लग रहा है एप्पल का फोन, वो बोलेगा बढ़िया। लेकिन 2 महीने के बाद आप इस स्टेज पर होगे, ठीक है। 5वीं स्टेज पर आप अपने मन के अंदर ये बना लोगे नकली है एप्पल, घटिया है एप्पल, बर्बादी है एप्पल। तो जिनके पास एप्पल है और वो ये समझ चुके हैं कि ये बर्बादी है, जब आपको रियलाइज हुआ था वो मोमेंट याद करो, आप कॉग्निटिव लर्निंग के 5वें लेवल पर थे। और जिनकी समझ में आ गया है सदा सदा के लिए, उसको यूज करने के बाद, दुखड़े रोने के बाद, कि भाई एंड्रॉइड इज द बेस्ट, तो आपने एक नई विचारधारा अपने दिमाग में बना ली। यानी कि पहले आपने उस चीज को सीखा जो आपको लगा, फिर आपने एक नई विचारधारा बना। तो ऐसे ही कोई चीज बच्चों को जब सिखानी होगी, सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, उसको लर्न करेंगे कि ये मामला क्या है, उसके बाद ये मामला कैसे होगा, तीसरे में उस मामले को करेंगे, चौथे में उस मामले को टुकड़ों में तोड़ देंगे, 5वें स्टेप में वो मामला ठीक हुआ या नहीं हुआ उसका डिसीजन लेंगे, और फिर छठे में एक नई विचारधारा का निर्माण कर देंगे। ये था। अब ब्लूम का अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ब्लूम की अरे कहां गई ब्लूम जी, अगर पूछे ब्लूम की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, अरे हमेशा गलत बोलता हूं, अगर आपसे पूछे कि ब्लूम का क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आप बोल देना एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी, डेवलपमेंट के तीनों एरियाज जो मैंने आपको समझा दिया था। फिर उनसे पूछा गया कि फिर डेवलपमेंट के तीनों एरियाज में सीखा कैसे जाता है, तो मैंने आज आपको कौन से डोमेन का बता दिया, आज मैंने आपको बता दिया कॉग्निटिव डोमेन का, कि कॉग्निटिव डोमेन में कैसे सीखा जाता है। फिर कभी बताऊंगा इफेक्टिव डोमेन में, और उसके बाद बताऊंगा आपके फिजिकल डोमेन में। अब मुझे बता दो कि मैंने शुरू में कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया था कि मैं ऐसे समझा दूंगा वैसे समझा दूंगा, उतने अच्छे तरीके से समझ में तो आया होगा ना, और बुकिश तरीका तो नहीं लगा होगा आपको, खास करके इस टॉपिक को लेकर। बताओ मुझे। अब आप इसको ना किसी भी कंसेप्ट के ऊपर लगा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा आप कौन से लेवल पर हो कौन से पे नहीं। सीधी सिंपल सी बात है। बुकिश चीजों को जैसे समझोगे फायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू। नए अब एक चीज बता दो बस मुझे, नादान परिंदे कितने हैं यहाँ पर, यानी कि नए स्टूडेंट कितने हैं। उनको मैं नादान परिंदे बोलता हूं क्योंकि वो उड़ते उड़ते आ गए हैं, उन्हें पता नहीं है कि कहां पहुंच गए हम चश्मे वाले के घर पे। तो जल्दी मुझे बताओ कि नादान परिंदे कितने हैं यहाँ पर। और एक चीज बता दूं, जिन्होंने हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन दी ना, हर किसी टॉपिक को ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं, आपको पता लग गया होगा। आपको बताना भी चाहता था कि मैं ऐप में कैसे पढ़ाता हूं। ऐप में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं क्रिएटिव तरीके से, ताकि हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश वालों को भी ना हो, और उसमें क्रिएटिव तरीके ही मैं यूज करता हूं। किताब छपवानी थोड़ी है आपके दिमाग में, समझ में आना चाहिए मामला क्या है। आ गया होगा समझ में। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। मजा आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब एक चीज बता देता हूं, 50% का ऑफ चल रहा है दोस्तों हमारे बैक टू स्कूल की ऐप के अंदर, 2-3 दिन का है, जल्दी से लपक लो। उसको भी मैं बंद करने वाला हूं, फिर वरना मौका नहीं मिलेगा। अब की बार वैकेंसी निकाल कर लेकर जाएंगे। सारे तांत्रिक और एक्सपर्ट जो कोर्स लेकर बैठे हैं धरे के धरे रह जाएंगे, और एक एक कंसेप्ट आपको पता है। अरे यार मैंने वीडियो देखी, मैं डूब के मरने को हो गया। 10 टॉपिक, मतलब कि बच्चों को पता है क्या बताया जाता है। मैं कहा भाई ये भगवान रहे, मतलब कि क्या ही बोलूं मैं। कितने टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टॉपिक। कोई आपको इस धरती के ऊपर कोई भी अपने मन मर्जी के 10 टॉपिक के अंदर पार्ट बी D++ का पास करके दिखा दे, तुम आगे क्या ही बोलूं कैमरा के ऊपर।
बेवकूफ बनाया जा रहा है। पार्ट बी के लिए हड्डियां गलानी पड़ती हैं। आपको पता है कोर्स में कितनी वीडियोस हैं? सोच के देखो कितने टॉपिक होंगे। पीडीएफ देखना 150 प्लस। जिंदगी में जितने कोर्स बनाए होंगे ना, और जिंदगी में जितने मिला के कोर्सों में वीडियो दे रहे होंगे बच्चे, उतनी वीडियो अकेले की एक कोर्स के अंदर है। क्योंकि जो टॉपिक्स है ना वो इतने ज्यादा हैं। कोई 10 टॉपिक में पेडागोजी करवा के दिखा दो, साइकोलॉजी समेत, हो ही नहीं सकता। और आपको बोला जाएगा ये 10 यूनिट हैं। यूनिट भी 10 नहीं होती, 10 यूनिट में भी नहीं होता। 3-3 ऑफलाइन के उसमें बच्चों के साथ 1.5-1.5 2-2 घंटे दिमाग मारना पड़ता है सामने बैठा कर, जब भी कंप्लीट नहीं होता। और आप तो कैमरा के पीछे हो, तो टॉपिक बहुत ज्यादा करवाने पड़ते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से करवाएं तो हो भी जाते हैं। और उस तरीके से करवाने चाहिए कि बच्चा याद रखे, ये नहीं कि हाथ तोड़ दो उनके, या वही किताबी बातें। वो तो कहीं से भी पता कर लेगा किताबी बातें। वो मामला क्या है वो समझाने वाला टीचर होना चाहिए। और आप लोग भी जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, आप नहीं, क्योंकि आप तो बैक टू स्कूल पर हैं, कहीं पर भी कोई वीडियो देखो, सेटिस्फाइड अगर नहीं हो तो नीचे जरूर लिखना चाहिए। झूठी किसी की वो नहीं करनी चाहिए, मेरी भी नहीं। अगर किसी को ना समझ में आए तो नीचे जरूर लिखना, और अच्छे से कराऊंगा अगली बार। चलिए लाइक शेयर कर देना और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है। टेक केयर दोस्तों। एप्लीकेशन पर यार आज ले रहा था, पहले तो 2 दिन बीमार था, मैं हॉस्पिटल में था। कल मैं हॉस्पिटल से आया हूं, सब ऐप वालों को पता है। तो आने के बाद मैंने आज क्लास ली, सब कुछ ठीक था। मतलब कि मैं जब आया तो पसीने ऐसे गिर रहे थे दोपहर में ऐसे। मैंने स्टूडियो का गेट बंद किया अपने, इसका अपना वो मैंने गेट खोले रखा, दूसरा बाहर वाले कमरे का। 20 मिनट हुई होंगी, तूफान, आंधी, बारिश। आपने वो ऐड देखा है कि 2 मिनट के अंदर जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। वो 2 मिनट के अंदर सब कुछ बदल गया। यानी कि राम जी ने सोच रखी थी कि ये जब भी कमरे के अंदर जाएगा और जब भी आधा सेशन हो जाएगा, उसी टाइम पर आंधी भी आनी चाहिए, तूफान भी आना चाहिए, लाइट कट भी होनी चाहिए। क्योंकि इन्वर्टर के ऊपर इतना तामझाम चलता नहीं। आप सोचेंगे इन्वर्टर लगवा लो, 20 एलईडी लाइट जल रही है मेरे यहां पर, तो इतना तामझाम वो भी नहीं उठा पाता, तो वो कट मारने लगता है। तो मैंने बीच में फिर उसको रिज्यूम किया तो कट मारने लग गया। तो भाई टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं तो उसका कोई कहना नहीं। लेकिन डेली 4 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे में डाउट क्लियरिंग सेशन रखता हूं 1 दिन, और 1 दिन छुट्टी लेता हूं मैं। ये होता है मामला। चलिए लाइक शेयर करना है अब आपको वीडियो को, ठीक है, दोस्तों तक भी पहुंचाना है। मैं लेके तो आने वाला था निंजा सीरीज, लेकिन मैं जानबूझ के ये आपके सामने ले आया, ये वाली सीरीज, ताकि मैं YouTube को बता सकूं कि खुलेआम चैलेंज है, खुलेआम, डर के भी नहीं, खुलेआम। क्या ये हवाबाजी तो नहीं है, लेकिन जिनकी हवाबाजी है ना उनको जवाब है। इससे बेहतर कहीं नहीं है, दम है तो परख लो, सीधी सिंपल सी बात है। कोई और टॉपिक भी होगा उसको भी देखेंगे। टेक केयर। चार बजे होती है दोस्तों, और सबको ज्वाइन करना है जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि दोस्तों 3-4 दिन के अंदर ये ऑफर ऑफ हो जाएगा। और उतने बच्चे मुझे मिल चुके हैं जितने मुझे पढ़ाने थे, तो जल्दी से बी वन ऑफ देम, ठीक है। टेक केयर।